नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, आर्थिक समीक्षा 2018-19। कल ही वित्त मंत्री के द्वारा आर्थिक समीक्षा 2018-19 प्रस्तुत किया गया है। ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज है क्योंकि भारत सरकार की पिछले 5 सालों में जो भी उपलब्धियां हैं उसको इसमें समेटा गया है और वर्ष 2018-19 को फोकस करते हुए 18-19 की उपलब्धियों को दर्शाते हुए ये दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, जो लगभग 600 पन्ने से ऊपर का दस्तावेज है। 2 भागों में ये प्रकाशित हुआ है और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको यानी प्रतियोगियों को जानना आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम इस पूरे डॉक्यूमेंट का विश्लेषण करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। कई सारे अंश जो है इस डॉक्यूमेंट से सीधे लिए हुए हैं और उनको हम समझेंगे कि हमारे परीक्षा में उनमें से क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो आपको धैर्यपूर्वक देखना है और कुछ बिंदु जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको आप नोट करते चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि परीक्षा के लिए आपके पास जो है एक कंसाइज नोट्स भी बन जाएगा इस विषय पर। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बजट पे चर्चा करेंगे, जो वित्तीय वर्ष 19-20 का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, पूर्ण बजट, उस पर चर्चा करेंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या है चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इससे पहले आपको बता दूं कि जो है ये हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक हैं, टेलीग्राम, फेसबुक और ये यूट्यूब का। आप हमसे इन सभी तरीकों से जुड़ सकते हैं और जो भी पीडीएफ यहाँ पर दी जाती हैं वो सभी टेलीग्राम ग्रुप में, यानी जो भी यहाँ पर वीडियो पढ़ाए जाते हैं उनका लिंक जो है सभी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाता है पीडीएफ फाइल, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में परिचय जानते हैं कि ये जो आर्थिक समीक्षा है या इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 है, ये इससे जुड़े क्या क्या मेन चीजें हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत किया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आर्थिक सर्वेक्षण है। यह एक वार्षिक दस्तावेज है। वार्षिक दस्तावेज मतलब एनुअल डॉक्यूमेंट है, जो हर साल जो है बजट प्रस्तुत करने से पहले, पूर्ण बजट प्रस्तुत करने से पहले प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वित्त मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। और अगर हम विशेषकर यानी पर्टिकुलरली बात करें तो प्रमुख आर्थिक सलाहकार जो भारत सरकार के हैं यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को बजट प्रस्तुत करने से पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। क्यों? क्योंकि पिछला बजट जो प्रस्तुत किया गया था उसकी क्या उपलब्धियां रही, उसमें हमने क्या अचीवमेंट प्राप्त किया, वो इस आर्थिक सर्वेक्षण में सब कुछ दर्शाया जाता है। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार, इनका नाम भी आपको याद रखना चाहिए, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने तैयार किया है, यानी उनके दिशा निर्देशन में इसको तैयार किया गया है। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या है? शिफ्टिंग गियर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिफ्टिंग गियर्स जो है इस बार के मुख्य थीम है इस आर्थिक सर्वेक्षण की। इसमें कुल 2 खंडों में पेश किया गया है। यह आर्थिक सर्वेक्षण ब्लू स्काई थिंकिंग अप्रोच पर आधारित है। ये ब्लू स्काई थिंकिंग क्या वर्ड है, नया वर्ड है सुनने में। ब्लू स्काई थिंकिंग का अर्थ है बिना किसी सीमा के नवाचारी विचारों को जन्म देना। जैसे कहा जाता है स्काई हैज नो लिमिट, यानी आसमान की कोई भी जो है लिमिट नहीं होती है। इसी प्रकार से ब्लू स्काई थिंकिंग का अर्थ है बिना किसी सीमा के, यानी हम कुछ भी जो नया सोच रहे हैं, जो हम इनोवेटिव करने जा रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। उसका जो है बहुत ही वाइड स्प्रेड जो है हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब इसमें से जो सबसे जरूरी है, जो सीधे सीधे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में, उसके प्रमुख निष्कर्षों पे हम बात करते हैं कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में या इकोनॉमिक सर्वे में मुख्य रूप से क्या कहा गया है। तो 18-19 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है
कि 19-20 में वास्तविक जीडीपी व्यय कितना, जीडीपी की दर कितना होगी, 7 होगी। यानी जो 19-20 के लिए 7% जीडीपी की वृद्धि दर रहने का अनुमान जताया गया है। इससे पहले 18-19 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% बताया गया है। जो अनंतिम अनुमान जो है 18-19 के लिए बताया गया है वो क्या है, 6.8। ये क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे ही पूछा जा सकता है। जबकि 2017-18 में यानी एक वित्तीय वर्ष अगर हम पीछे चले 18-19 के पहले, तब जीडीपी ग्रोथ कितना था, 7.2% था। यानी जीडीपी ग्रोथ में भारत की गिरावट आई है। उसके लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कारण जो है जिम्मेदार हैं। तो 7.2 से 17-18 में, फिर 18-19 में हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.8 पहुंच गई, जो कि पिछले जो है 5 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। समीक्षा 2018-19 में राजकोषीय घाटा बढ़कर 3.4% पर पहुंच जाने का अनुमान है। यानी 2018-19 के लिए जो है जो राजकोषीय घाटा है उसका अनुमान 3.4% का इस आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। अंतरिम बजट में भी राजकोषीय घाटा को 3.4% ही रहने का अनुमान बताया गया था। आर्थिक समीक्षा 18-19 में राजकोषीय घाटा 5.8% रहने का अनुमान है। अब जो आर्थिक समीक्षा है उसमें कहा गया है कि राजकोषीय घाटा 5.8% रह सकता है और इसका संशोधित बजट अनुमान 3.4% का था। यानी जो संशोधित अनुमान बीच में प्रस्तुत किया गया था उसमें कहा गया था कि बजट में जो संशोधित अनुमान था राजकोषीय घाटे का वो 3.4 बताया गया था। अब इसके कुछ और जो निष्कर्ष बिंदु, विदेशी मुद्रा भंडार 2018-19 में 412.9 अरब डॉलर रहने का अनुमान जताया गया है, जो कि हायर साइड है और ये अच्छे ग्रोथ का जो है संकेत करता है। वित्त वर्ष 18-19 में आयात की बात करते हैं 15.4%, जबकि निर्यात में 12.5% की वृद्धि का अनुमान इस आर्थिक सर्वेक्षण में लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा में 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन 28.34 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया गया है। कृषि, वानिकी और मत्स्यन में 2.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यानी कृषि, फॉरेस्ट्री और मत्स्यन का जो सेक्टर है उसमें 2.9, ये जीडीपी के टर्म्स में है, 2.9% वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2018-19 के लिए निर्यात 12.4% बढ़ने का अनुमान है, जबकि आयात में 15.4% की वृद्धि हुई। आगे देखते हैं इसके चालू खाता घाटा, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, CAD 2017-18 के दौरान जीडीपी का 1.9% से बढ़कर अप्रैल दिसंबर 2018 में 2.6% हो गया है। तो ये भी एक प्रमुख बिंदु है। कभी कभी इस तरह से भी PCS या जो है UPSC के एग्जाम में जो है CAD के बारे में पूछ लेते हैं। व्यापार घाटा जो 17-18 के 162.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 184 बिलियन डॉलर हो गया है। तो ये व्यापार घाटा है। सेवा क्षेत्र के निर्यात और आयात में गिरावट दर्ज की गई है। ये निर्यात और आयात केवल सर्विस सेक्टर की बात की जा रही, सेवा क्षेत्र की। सेवा क्षेत्र का आयात और निर्यात 2018 का क्रमशः 5.5% और 6.5% रहा, जबकि 17-18 के दौरान ये क्रमशः 18.8 और 22.6% था। तो इस तरह से जो है इसमें गिरावट दर्ज की गई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14 जून 2019 के अनुसार, ये बिल्कुल रिसेंट डाटा है, इसलिए इसको जो है आप नोट कर लीजिए, इसी तरह से पूछा जा सकता है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14 जून 2019 के अनुसार 422.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आरामदायक स्तर पर बना हुआ है। आरामदायक स्तर का मतलब यहाँ पर कि जैसी उम्मीद की जा रही थी उसी तरह से इसमें ग्रोथ बनी हुई है, इसमें कोई भी कमी नहीं आई है। अब कुछ और बिंदुओं को देखते हैं।
2018-19 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की आवक मतलब जो भारत में आया वो 14.2% बढ़ा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला क्षेत्र है सेवा यानी सर्विस सेक्टर, फिर ऑटोमोबाइल और उसके बाद रसायन यानी केमिकल से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं। तो एफडीआई में कितनी वृद्धि हुई? 14.2%। एक जो है याद करने योग्य तथ्य ये है। उसके बाद शीर्ष क्षेत्र सेवा रहा, उसके बाद ऑटोमोबाइल और उसके बाद जो है रसायन। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा एफडीआई भारत को प्राप्त हुई। कृषि के क्षेत्र में 2 वर्ष अच्छी विकास दर हासिल करने के बाद वर्ष 2018-19 में कृषि और सहायक क्षेत्र, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं अर्थव्यवस्था का, की वास्तविक विकास दर कम होकर 2.9% हो गई। यानी अगर कोई पूछे कि 2018-19 में कृषि क्षेत्र की वास्तविक विकास दर क्या रही, तो हमको बताना होगा 2.9% जो है वास्तविक विकास दर रही कृषि क्षेत्र की। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 2017-18, ये अभी अंतिम अनुमान है, लास्ट प्रिडिक्शन है, 283.4 मिलियन टन होने का अनुमान यहां पर लगाया गया है, जो कि अच्छा संकेत है। आगे देखते हैं उपलब्धियां। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2018-19 में कुल विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जिसमें से 25 मेगावाट से अधिक पनबिजली को छोड़ दिया गया है, की हिस्सेदारी लगभग 10% है। यानी अगर हम पनबिजली को छोड़ दें तो नवीकरणीय ऊर्जा में 10% की हिस्सेदारी इसकी रही, जबकि 2014-15 में ये लगभग 6% था। यानी 6 से जो है ये बढ़कर 10% हो गया, लगभग 4% की वृद्धि हुई 2014-15 के मुकाबले। समीक्षा में यह भी कहा गया है अब विश्व स्तर पर भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 4थे और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 5वें और नवीकरणीय ऊर्जा की समग्र स्थापित करने की मामले में 5वें पायदान पर पहुंच गया है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 4थे, यानी पवन ऊर्जा में विंड एनर्जी में भारत का स्थान 4था हो गया। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का स्थान 5वां हो गया, ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में। और नवीकरणीय ऊर्जा की समग्र स्थापित क्षमता में, यानी भारत में जितना भी नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी को स्थापित करने की जो क्षमता है, उस मामले में 5वें पायदान पर पहुंच गया है। तो ये तीनों पॉइंट आपको जरूर नोट करना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। पिछले 4 वर्षों में 99.2% ग्रामीण भारत स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से कवर किया गया है। अब स्वच्छता अभियान के बारे में है। अक्टूबर 2014 से ये शुरू हुआ था। देश भर में 9.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है और 5,64,658 गांवों को ओडीएफ यानी खुले में शौच से मुक्त किया गया है। और लक्ष्य क्या था? 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त करना। तो 9 ये जो है काफ़ी हो गया। फिर 14 जून 2019 तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 100% व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के कवरेज को उपलब्ध कराया जा चुका है। यानी 100% जो है कवरेज उपलब्ध हो चुका है। कहाँ पर? 30 राज्य, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। अब जो तथ्य हमने पढ़े उनके बारे में थोड़ा सा जो है विस्तार में हम देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है कहीं कहीं पर कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो ज़्यादा डिटेल में पूछे जाते हैं। जीडीपी की वृद्धि दर 17-18 में कितनी थी? 7.2%। 18-19 में 6.8%। ये हम आपको बता चुके हैं, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि 17-18 में 7.2 से घटकर 6.8 हो गया है। तथापि इसके बाद भी भारत सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बन गया है।
यानी अर्थव्यवस्था की वृद्धि भारत में अभी भी फास्टेस्ट है। निवेश में वृद्धि जो अनेक वर्षों से कम थी, सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है और 17-18 से इसमें सुधार आना शुरू हुआ है। अचल निवेश में वृद्धि 16-17 में 8.3% से बढ़कर 17-18 में 9.3 हो गई और 18-19 में और अधिक यानी 10% हो गई। यानी निवेश में लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी है। केंद्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा 18-19 में जीडीपी का कितना है? 3.4% है और अप्रैल दिसंबर 2018 में चालू घाटा कितना है? 2.6%। दो टर्म आपको याद रखने हैं, राजकोषीय घाटा जीडीपी के टर्म में 3.4% है और चालू घाटा 2.6% था। ये दो चीजें आपको याद रखनी प्रमुख रूप से। भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावना निजी निवेश में तेजी और मजबूत उपयोग की वृद्धि पृष्ठभूमि पर 2019-20 में वृद्धि में तेजी आने की संभावना के चलते उज्जवल प्रतीत हो रही है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था अपने अच्छे गति से पूरे विश्व में चल रही है और इसकी जो रफ्तार है सबसे तेज बनी हुई है वृद्धि करने के मामले में। अब छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत विश्व की, हम लोग जानते हैं किस तरह से है वो इसमें आप समझने का प्रयास करिए। अगर हम विश्व को ले लें तो ये अप्रैल 2019 में जो है IMF की रिपोर्ट थी। विश्व में जो है जीडीपी ग्रोथ कितनी है? पूरे वर्ल्ड में औसत 3.6। जो एडवांस इकोनॉमीज हैं यानी जो है बहुत अच्छी ग्रोथ वाली इकोनॉमीज हैं उनकी औसत जो है कितनी है ग्रोथ? 2.1 है। EMDE यानी उभर रही बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देश, इनका जो है 4.6 है। फिर आसियान जिसमें 5 देश शामिल हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम, तो इसकी कितनी है? 5 हैं। और चाइना 6.9% की ग्रोथ रेट रही है और इंडिया की जो है 7.5%। तो ये जो है अप्रैल 2019 में IMF ने जो है अपना जो अनुमान दिया था उसमें जो है भारत को छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इस तरह से दर्शाया है। आगे हम देखते हैं अब व्यय के अनुमान, जो व्यय का अनुमान होता है इसमें पूरे डाटा को हमको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, केवल हम एक पॉइंट को हर चार्ट में देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र व्यय का क्या है? आप ये देख रहे हैं हरे में लिखा है 24%। हरा क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट यानी ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी हमेशा हर वित्तीय वर्ष में लगभग सबसे बड़े व्यय के रूप में सामने आता है। तो जो संशोधित अनुमान है 2018-19 में उसमें भी ब्याज अदायगी सबसे ऊपर है। अगला हम देखते हैं, ये जो नीति दरों में संशोधन किया गया है RBI के द्वारा, तो पूरी टेबल बनी हुई है कि 18 में और 19 में जब हर तिमाही में संशोधन किया जाता है तो हमको लेटेस्ट डाटा से मतलब है। हम बात करते हैं 6/6/19 यानी 6 जून 19 को जो RBI ने नई मौद्रिक नीति जारी की है उसके अनुसार बैंक दर 6% रखी है, रेपो दर 5.7%, रिवर्स रेपो 5.50, नगदी आरक्षित अनुपात यानी CRR कैश रिजर्व रेशियो 4% और सांविधिक नगदी अनुपात यानी SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी ये रखा गया SLR 19%। तो ये लेटेस्ट वाला ही आपको पता होना चाहिए, हर तिमाही ये जारी होता है। अब बात करते हैं इसी आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है 2018 में प्रेषित शीर्ष प्राप्तकर्ता यानी जो बाहर से विदेशों से कमा कर जो है अपने देश में धन भेजा जाता है उसमें भारत की क्या पोजीशन है। ये 2018 का डाटा है लेकिन 2019 में ये जारी हुआ था। अब भारत को देखिए आप, भारत पहले नंबर पे है यहाँ पर और भारत को कितना जो है इनफ्लो आया बाहर से धन प्राप्त करता 78.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इनफ्लो आया। दूसरे नंबर पर याद कर लीजिए चाइना है
तीसरे नंबर पर मैक्सिको है। बस 3 क्रम जो है सफिशिएंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपके सामने पूरी चीज रखी हुई है, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो भारत 2018 में शीर्ष विप्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना रहा है। ये विदेशियों में जो भारतीय हैं उनके द्वारा जो वहाँ पर आय की जाती है और भारत में भेजी जाती है, उससे ये यहाँ पर आता है। अब अगला डाटा देखते हैं कि 2018-19 में आयात जो है वस्तुवाद संरचना उनकी क्या है, मतलब जो आयात किया गया भारत द्वारा, तो सबसे बड़ा आयात किसका किया जाता है? क्रूड पेट्रोलियम का। अगर ये आपको नस दिख रहा हो तो 22.2%, यहां मैंने इसको लिख दिया लगभग 22%। क्रूड ऑयल सबसे बड़ा मद था आयात का। उसके बाद सोना चांदी ये लगभग 6.4% है, ये रेड वाला पोर्शन आपको दिखा रहा है। फिर बहुमूल्य पत्थर मोती वगैरह जो होते हैं 5.3%, ये ग्रीन वाला। और उसके बाद फिर पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं ये 5.2%, ये वाला। तो कभी आप जानते हैं पीसीएस में और अन्य एग्जाम में पूछा जाता है कि आयात और निर्यात की शीर्ष मदें बताइए। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देखते हैं नंबर 1 पे क्रूड ऑयल का आयात किया गया, दूसरे नंबर पर सोना चांदी, तीसरे नंबर पर बहुमूल्य पत्थर, चौथे नंबर पर पेट्रोलियम से संबंधित उत्पाद। आगे देखते हैं हम। अब आयात की बात हो गई तो अब निर्यात की बात करते हैं कि भारत ने निर्यात क्या किया सबसे ज़्यादा। तो आप ये बड़ा सा देख रहे हैं, ये क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी पेट्रोलियम और उससे संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं 14.1% जो है इसी का जो है भारत ने निर्यात किया। फिर पर्ल, प्रीसियस, सेमी प्रीसियस स्टोन यानी पत्थर, बहुमूल्य पत्थर जो होते हैं 7.9%, यानी भारत मंगाता भी है, मंगाने में दूसरे नंबर पे है और भेजने में भी दूसरे नंबर पर है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट चौथे नंबर पे था मंगाने में और भेजने में पहले नंबर पे है। फिर तीसरे नंबर पर ड्रग फार्मुलेशन बायोलॉजिकल्स, ये जो है 4.4% है। 3.9% पे क्या है? गोल्ड एंड अदर प्रीसियस मेटल ज्वेलरी, सोना और अन्य महंगी धातुओं से बनी ज्वेलरी, ये चौथे नंबर पे है। तो ये क्या हो गई? 18-19 में निर्यातों की वस्तुवाद संरचना या शीर्ष मदें। आगे हम देखते हैं। अब भारत से जो निर्यात हुआ, भारत के निर्यातोन्मुखी शीर्ष 10 देश, भारत ने किसको निर्यात करा, उसमें शीर्ष कौन सा देश है? तो सबसे ज्यादा भारत ने निर्यात किया यूएसए को 15.9% पूरे निर्यात का। फिर दूसरे नंबर पर यूएई को 9.1%, तीसरे नंबर पर चाइना को 5.1%, चौथे नंबर पर हांगकांग को 3.9%। बस ये 4 आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इतना सफिशिएंट एग्जाम के लिए। तो निर्यात भारत से जो हुआ 18-19 में, उसमें यूएसए प्रथम स्थान पर, दूसरे नंबर पर यूएई, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर हांगकांग। आगे चलते हैं। अब आयात, भारत ने आयात भी किया, निर्यात भी किया। आयात कहां कहां से किया? सबसे ज्यादा भारत ने आयात किया चाइना से, यानी चीन से। कितना? पूरे आयात का 13.7% अकेले चाइना से या चीन से आयात किया। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, तीसरे नंबर पर यूएई संयुक्त अरब अमीरात, और चौथे नंबर पर सऊदी अरब 5.5% जिसका शेयर रहा। तो ये 18-19 में भारत द्वारा कहां से 10 आयात प्रमुख रूप से किए गए, उसमें से आप प्रमुख 4 याद रख लीजिए, चाइना, यूएसए, यूएई और सऊदी अरब। इतना जो है आपके लिए सफिशिएंट है। अब कुछ और प्रमुख बातें। चालू खाता धारक वाली मुख्य अर्थव्यवस्था में, यानी अर्थव्यवस्थाएं जो चालू खाता धारक हैं उसमें भारत के पास सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का भंडार है। पहली चीज, चालू खाता धारक अर्थव्यवस्थाओं में भारत के पास सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का भंडार है, लेकिन विश्व के सभी देशों में इसका कौन सा स्थान है? 8वां। अगर ओवरऑल पूरे ग्लोबल
पिक्चर की बात करें तो भारत के पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो कितने नंबर पे आता है? 8वें नंबर पर। एक एक लाइन की ये चीजें हैं, लेकिन ऐसे ही एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। दिसंबर 2018 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 521.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2018 के अंत में इस स्तर से 1.6% से कम था। विदेशी ऋण के मुख्य संकेतक यह दर्शाते हैं कि भारत का विदेशी ऋण असतत नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा जो है उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है, वो एक सतत तरीके से चल रहा है। अब कृषि और खाद्य प्रबंधन से जो है बड़ी बातें, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको ये पीडीएफ मिल रही है, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। तो कृषि का सकल मूल्य वृद्धि यानी जिसको हम जीवीए कहते हैं, योगदान कम हो रहा है। 18-19 में ये जीवीए कितना था? 14.4%। फिर भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में बना हुआ है ये। और 2017-18 में ये कितना था? 15.2%। फिर प्रचलनात्मक भूमि जोत, जो भूमि जोत के आकार होते हैं, तथा लघु एवं सीमांत किसको तरफ से अंतरित हो गया है? कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही। बस आपको यही पॉइंट मुझे बताना था कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। छोटे और सीमांत किसानों में उनकी संख्या उच्चतम हो गई है। छोटे और सीमांत किसानों में उनकी संख्या यानी महिलाओं की संख्या उच्चतम हो गई है। कितने प्रतिशत? 28%। तो ये ऐसा डाटा है जो पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। फिर लगभग 89% निकाला गया भूजल के जो है सिंचाई के लिए उपयोग हो रहा है। कुछ फसलें जैसे धान और गन्ना सिंचाई जल के 60% से अधिक का उपभोग कर लेती हैं। तो ये होना चाहिए। अब इसके बाद जो है जो बाकी डिटेल है आप इसको पीडीएफ से पढ़ेंगे ही। अब बात करते हैं इस आर्थिक समीक्षा में ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट को जो है बहुत हाईलाइट किया गया है, क्योंकि भारत इसमें लगातार तरक्की कर रहा है। तो 2018 के डाटा पे बेस्ड 2019 में जो रिपोर्ट जारी हुई है ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, वो 2018 पे डिपेंड है। तो 2018 में भारत की पोजीशन कितनी हो गई है? 77। 2017 में 100 थी, 2016 में 130 थी, और 2015 में 130 थी, 2014 में 142 थी। तो आप लगातार देख रहे हैं भारत की पोजीशन जो है ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट में अच्छी हो रही है। यानी भारत सरकार भारत में उद्यमियों को सरलता से, सुगमता से, अच्छे से बिजनेस करने का पूरा माहौल दे पा रही है, ये कहने का मतलब है। तो जो 17 से 18 में जो भारत ने छलांग लगाई, कितने अंकों की है पूछा जा सकता है। तो यहां पर 23 अंकों की भारत ने बढ़त हासिल की है। 2018 का डाटा है, लेकिन रिपोर्ट में कहा जाता है कि 2019, क्योंकि रिपोर्ट जो है 2019 में प्रकाशित हुई थी। आगे चलते हैं। सड़कों की लंबाई के बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की सड़कें सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर आप इस डाटा को देखें, आप पूरा वैसे भी देखेंगे, तो 70.6%, 6.5% क्या है? भारत में ग्रामीण सड़कें हैं, जिसमें JRY सड़क भी शामिल है। उसके बाद जिला सड़कें 9.94%, फिर शहरी सड़कें अर्बन रोड्स जो हैं 8.93%, और राष्ट्रीय राजमार्ग, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत में कुल सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या प्रतिशत है? 1.94%। राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे, जिसको SH कहते हैं, 2.97%। तो ये जो है सड़कों की लंबाई का हिस्सेदारी है कि किसमें कितना है। अब एक बात बहुत हाईलाइट की गई इस आर्थिक सर्वेक्षण में कि रेल दुर्घटनाएं लगातार कम हो रही हैं, क्योंकि रेलवे की प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। तो किस तरह से कम हो रही है देख सकते हैं। 16-17, 17-18, 18-19 तीन डाटा आपके सामने दिया है। टक्कर की घटनाएं यानी रेलों के टकराने की घटनाएं 16-17 में 5 बार हुई, 17-18 में 3 हुई, और 18-19 में 0 हुई। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि दो रेलें आपस में टकरा नहीं रही। 18-19 में कोई भी टकराने की घटना
नहीं हुई है। बाकी पटरी से उतरना, मानव रहित संपार, विविध घटनाएं जो छोटी होती हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत में लगातार रेल दुर्घटनाओं की दर कम हो रही है। 16-17 में कुल घटनाएं 104 हुई थी, ट्रेन दुर्घटनाएं। उसके बाद 17-18 में और कम हो गई, 73 हो गई। और 18-19 जिसके लिए आर्थिक समीक्षा जारी हुई है, उसमें ये 59 मामले यानी 59 मामले ही ट्रेन दुर्घटना के रह गए। तो 2 ही साल में जो है ये लगभग 50% कमी आ गई है भारत में ट्रेन दुर्घटनाओं में, जो कि एक अच्छा संकेत है। और ये संकेत करता है कि भारत की ट्रेन प्रणाली अब उन्नत है और दुर्घटनाओं से बचने के लिए जो उसमें आवश्यक जो तकनीकी है उसका अच्छा प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखते हैं। अब एक डाटा ये भी है बड़ा इंटरेस्टिंग सा कि भारत में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी कहीं कहीं आ जाते हैं, तो जानकारी के लिए भी अच्छा है। 18-19 की अगर हम बात करें और इसी की केवल बात ही करेंगे तो 18-19 में 118.341 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन भारत में उपलब्ध हैं। तो लगभग जो है पूरी आबादी के पास जो है टेलीफोन कनेक्शन की उपलब्धता हो गई है। अब ऊर्जा क्षेत्र की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्टर, और ये जो डाटा है इसको अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2019 यानी रिसेंट है बिल्कुल ये, की स्थिति के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, यहां पर क्षमता की बात हो रही है, ईंधनवार और क्षेत्रवार जो है। तो ईंधनवार की बात करें, थर्मल पावर एनर्जी जो थर्मल होती है, ऊष्मा से थर्मल एनर्जी जो बनती है वो, अब हम एब्सोल्यूट डाटा की बात नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट डाटा भी यहाँ लिखा है, 2,26,279.3 मेगावाट जो है इसका प्रोडक्शन हुआ। हम यहाँ पे सीधे बात करेंगे कि इसका परसेंटेज कितना है, 63.5%, यानी सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी भारत में क्षमता है। फिर उसके बाद अगर हम चलें तो RES यानी रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है, 21.8%, यानी नवीकरणीय ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता स्थापित है वो 21.8% है अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार। उसके बाद सबसे बड़ा क्या है, जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये 12.7% है। तो ये आपको याद रखना है कि 12.7% जो है जल विद्युत है। और न्यूक्लियर सेक्टर, क्योंकि भारत में अभी मुश्किल से 6-8 सालों में जो है ये प्रगति कर रहा है, तो 1.9% जो है नाभिकीय ऊर्जा का भी, जिससे बिजली की निर्माण होता है, उसका योगदान है। अब बात करते हैं क्षेत्रवार, यानी पब्लिक सेक्टर की है कि प्राइवेट सेक्टर की है या स्टेट का है। तो सबसे ज़्यादा भारत में जो बिजली पैदा हो रही है वो प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों द्वारा की जा रही, कितना परसेंट, 46.2%, ये निजी क्षेत्र के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। उसके बाद राज्यों के द्वारा स्वयं की बिजली 29.5%, और उसके बाद जो है केंद्र सरकार द्वारा 24.3%। तो प्राइवेट, स्टेट और सेंट्रल, ये इसका क्रम हो गया है और यही क्रम आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा डाटा में भी नहीं जाना है, नहीं तो कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। आगे देखते हैं, उद्योग और अवसंरचना, इससे जुड़े कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, एक बार आप इस पर नज़र डाल लेते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसको IIP कहते हैं, के संदर्भ में औद्योगिक विकास दर 17-18 में कितनी थी, 4.4%। 17-18 में IIP कितना था, यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 4.4%, और 17-18 में ये कितना हो गया, 3.6%, यानी क्या हुआ, कमी आ गई। मामूली कमी है लेकिन कमी है। मुख्य रूप से 18-19 की तीसरी और चौथी तिमाही में नियंत्रित विनिर्माण कार्य के कारण IIP वृद्धि में कमी आ गई है। किलोमीटर में सड़क निर्माण वर्ष 2014-15 में 12 किलोमीटर प्रतिदिन, ये किसी परीक्षा में पूछा गया था। तो
तो 14-15 में 12 किलोमीटर पर डे सड़क बनती थी। अब कितनी बनती है? 18-19 की बात कर रहे हैं जिसका यह सर्वेक्षण है। 30 किलोमीटर प्रतिदिन अब यह आंकड़ा हो गया है, तो ये अच्छी बात है। रेल भाड़ा एवं यात्री यातायात वर्ष 17-18 की तुलना में 2019 में क्रमशः 5.33% और 0.64% हो गया है। भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या अभी बात की हमने 118.34 करोड़ तक पहुंच गई है। बिजली की अधिष्ठापित क्षमता जो अभी हमने ग्राफ आपको वो दिखाया था चार्ट, 2018 में 3,44,002 मेगावाट से बढ़कर 2019 में 3,56,100 मेगावाट हो गई है। यानी बिजली की जो अधिष्ठापित क्षमता है वो भी भारत में लगातार बढ़ रही है। आगे देखते हैं हम। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीति आयोग ने जो है एक SDG सूचकांक जारी किया था, जिसको मैंने एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए, और इसका जिक्र जो है आर्थिक समीक्षा में भी किया है, इससे प्रश्न आ सकते हैं। नीति आयोग ने 21 दिसंबर 2018 को सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ डेवलपमेंट यानी SDG सूची 2018 जारी की थी। यह सूची संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 के तहत SDG लक्ष्यों को लागू करने के लिए भारत में राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को दर्शाता है। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। इस सूची में 17 SDG में से 13 के आंकड़े शामिल किए गए थे, क्योंकि और जो लक्ष्य थे वो राज्यों के द्वारा जो है दिए जाना जो है संभव नहीं था। तो आउट ऑफ 17 13 जो है 13 मानकों पर जो है जो 17 लक्ष्य कुल निर्धारित है। ये आपके सामने 17 के चित्र बने हैं। आप PDF को जब पढ़ेंगे तो आप इसको आराम से पढ़ पाएंगे कि कहाँ क्या लिखा है। तो ये 13 आंकड़े इसमें शामिल किए गए थे। अब नीति आयोग ने जो है पूरा जो जारी किया 2018 में दिसंबर में, उसमें राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा। अभी आगे वाला चार्ट आपको दिखाता हूं, उससे आप समझ पाएंगे बेहतर। पहले ये समझ लीजिए कि उसका टर्म क्या है। लक्ष्य प्राप्तकर्ता जब SDG इंडिया इंडेक्स प्राप्तांक 100 के बराबर हो, जो कि किसी का नहीं है। फिर अग्रणी या फ्रंट रनर जब SDG इंडिया इंडेक्स 65 से अधिक या 65 के बराबर हो, तो कुछ राज्य हैं इसमें। निष्पादक या परफॉर्मर जब 50 या 50 से अधिक हो, 65 से कम हो। आकांक्षी राज्य या एस्पेरेंट स्टेट्स जब SDG इंडिया इंडेक्स प्राप्तांक 50 से कम हो। तो ये मोटा मोटा एक वर्गीकरण हो गया। आप देखिए कि इस SDG इंडेक्स 2018 में किस राज्य ने किस तरह का प्रदर्शन किया है। तो ये वाले कौन हैं जो 65 से ज़्यादा हैं? ये केवल 3 राज्य हैं। फ्रंट रनर हरियाणा, कर्नाटका और तमिलनाडु। फिर आ गए परफॉर्मर जो 65 से कम है लेकिन 50 से अधिक हैं। ये यहाँ से यहाँ तक पीले वाले जो सारे हैं, तो इसमें अपना यूपी नहीं आता है। अब बात करते हैं एस्पायरेंट्स यानी आकांक्षी। आकांक्षी कौन कौन है? उसमें यूपी आता है 42, तो सबसे कम जो है स्कोर यूपी का था इसमें। बाकी सभी ये यूनियन टेरिटरीज इधर लिखी हुई हैं, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। और ये ऐसा टॉपिक है, इससे जो है क्वेश्चन आना संभावित है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ, जो मुख्य बिंदु है, केवल 3 बिंदुओं में आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैश्विक लक्ष्य यानी ग्लोबल टारगेट क्या था हमारा? वर्ष 2030 तक वैश्विक MMR में कमी लाते हुए जीवित जन्म दर को प्रति 10,000 से 70 तक पर से 70 के नीचे लाना। भारत की उपलब्धियां 2014-15 के दौरान भारत का MMR 130 रहा। ये 14-15 का डाटा है। नवजात मृत्यु दर में कमी लाते हुए इसे वर्ष 2030 तक प्रति 1000 जीवित जन्म पर 12 से नीचे लाना। और भारत में जो है 16 में नवजात मृत्यु दर कितना था? 24 था। यानी अभी भी जो है ग्लोबल जो टारगेट है उससे दूर हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में
कमी लाते हुए इसे वर्ष 2030 तक प्रति 1000 जीवित जन पर 25 से नीचे लाना। तो वर्ष 2016 में भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 39 थी। तो कुल मिला के जो है अभी जितने भी वैश्विक लक्ष्य हैं, भारत उनसे स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को पढ़ा और उसमें से वो चीज़ें निकालने की कोशिश की जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर करिएगा। और आप अगर इस तरह के और वीडियोस को चैनल पर देखना चाहते हैं, जैसे अगला वीडियो जो है आपका बजट विश्लेषण पे होगा, कम से कम पॉइंट में बजट की मुख्य बातें लेके जो है मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए और हमें प्रोत्साहित करिए कि जो है हम इस तरह से जो है करंट अफेयर्स को और अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।